हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो आज प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का ये पार्ट 1। मौर्य साम्राज्य जो कि प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं ये आज के वीडियो को। तो जो पहला प्रश्न है आज का वो है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने तथा कब किया था? तो जो इसका सही उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था। महाजनपद काल जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो महाजनपद काल के दूसरे पार्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूनानी शासक सिकंदर द्वारा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया जाता है और उस समय मगध की गद्दी पर नंद वंश का शासन होता है और वहाँ धनानंद शासन कर रहा होता है। धनानंद जो कि एक क्रूर एवं अत्याचारी शासक था, जिससे कि मगध की जनता एकदम असंतुष्ट थी। हालांकि उसके पास विशाल सेना थी, लेकिन उसे जनता का सहयोग प्राप्त नहीं था। असहाय कर भार के कारण राज्य के लोग काफ़ी परेशान थे और मगध को इस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मगध साम्राज्य की रक्षा तथा वृद्धि कर सके। दूसरी ओर धनानंद ने अपने दरबार से चाणक्य को भी अपमानित कर निकाल दिया था। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से उसकी मदद की थी? तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य, जो कि उनका प्रधानमंत्री था और चाणक्य को हम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। चौथा प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वह 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया गया और यह प्रथम भारतीय साम्राज्य था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का प्रमुख सेनापति था और हमने पढ़ा है पिछले वीडियोज में कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ये जो सेल्यूकस निकेटर होता है यह बेबीलोन का शासक बन जाता है और सिकंदर की तरह सेल्यूकस ने भी भारत को जीतना चाहा और उसने काबुल तथा सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। लेकिन 305 ईसा पूर्व में वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ और फिर दोनों में संधि हो जाने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी? तो इसका सही आंसर है हेलेना, या फिर बहुत सारे बुक में आपको हेलेन भी देखने को मिलेगा। तो विवाह से पहले ही चाणक्य ने हेलेन और चंद्रगुप्त मौर्य के सामने कुछ शर्तें रखी थी। तो आइए जानते हैं कि क्या शर्तें थी। तो जो पहली शर्त ये थी कि दोनों से उत्पन्न संतान उसके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। चाणक्य ने इसका कारण बताया कि हेलेन जो कि एक विदेशी महिला है और भारत के पूर्वजों से उसका कोई नाता नहीं है, तो भारतीय संस्कृति से हेलेन पूरी तरह अनजान है, इसीलिए जो इन दोनों से उत्पन्न जो संतान होगी वह उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। दूसरा कारण चाणक्य ने बताया है कि हेलेन विदेशी शत्रु की बेटी है, उसकी निष्ठा कभी भी भारत के साथ नहीं हो सकती। तीसरा कारण चाणक्य ने बताया है कि हेलेन का बेटा विदेशी माँ का पुत्र होने के नाते उसके प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा और वह भारत की मिट्टी तथा भारतीय लोगों के प्रति पूर्ण निष्ठावान नहीं हो पाएगा। एक और शर्त चाणक्य ने हेलेन के सामने रखी कि वह कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी और राजनीति एवं प्रशासनिक अधिकार से पूर्णतः विरत रहेगी, परंतु गृहस्थ जीवन में हेलेन का पूर्ण अधिकार रहेगा। तो इन सब शर्तों के मानने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर ने किसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा
मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बना के भेजा था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जो इसका सही आंसर है काफ़ी चर्चित पुस्तक इंडिका लिखी थी। और मेगास्थनीज की इंडिका जो है वो मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन के साथ साथ उस समय के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का भी इसमें उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम से संबोधित किया है? तो मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा विशाखदत्त। और मुद्रा राक्षस में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि प्रजा का सुख में ही राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है? तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 15 अभिकरणों में वो विभाजित है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो जो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक एरियन और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया है? तो इसका सही आंसर होगा सेंड्रो कोटस कह के उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पुकारा है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सेंड्रो कोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी? तो ये एक अंग्रेज था विलियम जोन्स, इसी ने सेंड्रो कोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसने एंड्रोकोटस बोला है और जो एरियन तथा जस्टिन जो थे वो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किए थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन या वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कुलहीन या फिर वृषल का मतलब होता है निम्न कुल। तो ये विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन या फिर वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल पर विजय के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो जो इसका सही आंसर होगा महास्थान अभिलेख। और ये कहाँ है? तो ये बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस तमिल ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी मिलती है? तो अहनानूर और मुरनानूर जो ये 2 तमिल ग्रंथ है, इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जो सुदर्शन झील था इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और ये वर्तमान के गुजरात में स्थित है। और इस प्रदेश में उस समय पुष्यगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था वो हुआ करता था और उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव भारत के पश्चिम तक फैला हुआ था? तो जो इसका सही आंसर है रुद्रदामन के गिरनार या फिर जूनागढ़ अभिलेख से। और ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो जो इसका सही आंसर होगा लकड़ी का बना था और ये महल अभी भी है। अगर आप पटना जाएंगे कुम्हरार में तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जैन धर्म का चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर कर्नाटक में है, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और ऐसा कहा जाता है कि राज्य में 12 साल का लंबा अकाल पड़ने पर वह काफ़ी दुखी होकर राजपाट त्याग दिया था और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक में जो स्थित है वहाँ जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग देता है। तो इस तरह से जो मौर्य वंश जो मौर्य साम्राज्य था उसका महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने डिस्कस किया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के से लेके और उनके मृत्यु तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आज डिस्कस किए। तो और इसके आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम फिर देखेंगे कि बिंदुसार और अशोक और उसके आगे भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मौर्य साम्राज्य के तो वो डिस्कस होंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताएं आज के वीडियो आपको कैसा लगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज आएँ
वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।